गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीस्कूल्ड। जिन भी बच्चों के 10th के बोर्ड के एग्जाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम टॉप मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले √3 को रैशनल नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि पी और क्यू में कॉमन फैक्टर है, तो मतलब ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम ये प्रूव करें कि पी और क्यू में एक कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि p बाई क्यू इज इक्वल टू √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, जिससे हमें वैल्यू आ जाती है p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। अब इससे हमें ये पता लग गया कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, अब हमें ये भी पता लग गया कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम p को इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3k। अब इसके अंदर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर। अब हमें p स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या है, 3q²। तो इससे हमें ये पता लग गया कि q इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3। और इसी तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि p और q का कॉमन फैक्टर है विच इज 3, जिसकी वजह से √3 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P आर। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर पॉइंट P जो है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है इन 5:2 के अंदर। एंड जो पॉइंट लाइन है उसके जो पॉइंट्स हैं वो है A एंड B। एंड A के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चाहे तुम्हें कोई भी रेशियो दे रखा हो, चाहे मिड पॉइंट दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आप ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें x1 गिवन है 4, y1 है -5, x2 है 1 एंड y2 है 2, और रेशियो क्या है 5:2, यानी कि m5 and 2। तो अगर हम फॉर्मूला में सीधा सीधा पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, जो x की वैल्यू है वो आ जाती है 13/7। एंड इन चार ऑप्शन में आप देखोगे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर x की वैल्यू 13/7 आई है, तो हम सीधा सीधा उसको टिक कर देंगे, हमें y की वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर आपको प्रूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। मुझे पता है कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन सबसे इजी टॉपिक जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्योंकि हमें सब दे रखा होता है, हमें किसी तरीके से बस उसको प्रूव करना होता है। एंड एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो बहुत ईजी है, वो ये है कि sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से ही आपके मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो ही जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब क्या है, इसके अंदर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसका एलसीएम लेंगे। एंड जब उसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो जो ऊपर की वैल्यू बनती है वो ये है sin स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ पे दिख गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसके अंदर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन गया, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एंड अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास क्या था, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये कट गया, तो अपने पास क्या बचा, 2 बाय में साइन थीटा। एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसलिए आपका आंसर आ गया 2 कोसेक थीटा। तो हमारा इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल आपको इसके अंदर एलसीएम लेना था, देन आइडेंटिटी लगानी थी। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए बी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं पहले कुछ बेसिक बता देती हूँ कि अगर किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अगर हम एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। अब P एक कॉमन पॉइंट है और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो यानी कि PA इज इक्वल टू PB, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, और साथ में हमें ये गिवन है कि जो P है वो एक राइट एंगल है, तो यानी जो ट्रायंगल APB है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सिंपल हम इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। एंड PB की वैल्यू भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज PA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जिससे कि हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी 5√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस आपको पता होगी, मैं फिर से बता देती हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें AB की वैल्यू निकालनी है, वो सिंपल आ जाएगी।
होपफुली आपको समझ आ गया हो। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन है। हमें एक सीरीज गिवन है तो हम सीधा एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमें ये बताना है कि जो 16 वैल्यू आएगी वो कौन सी टर्म पर आएगी, तो यानी कि हमें क्या निकालना है n। डी हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 गिवन है, बिकॉज -29 में +3 करेंगे तब जाके -26 आएगा, तो डी की वैल्यू 3 हो गई। ए की वैल्यू -29 है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू 16 है, तो इससे सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर n की वैल्यू आ जाएगी 16। अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। इसके अंदर गिवन है कि एक टेंट है जो एक सिलेंड्रिकल शेप का है एंड उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप का टॉप है, एंड हाइट और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हमें गिवन है विच इज 3.5 मीटर एंड 6 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप यानी कि जो कॉनिकल टॉप है उसकी स्लैंट हाइट हमें 4.2 मीटर गिवन है। अब हमें बताना है कि कितना कैनवस यूज होगा उस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमें 500 मीटर पर स्क्वायर में दे रखी है। सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि टेंट है वो राउंड शेप में ही बनेगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने की नीड नहीं है, बिकॉज उसका कोई सरफेस नहीं होगा एंड टॉप भी नहीं होगा। टॉप में कॉनिकल टॉप है तो उसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए रहेगा। तो टोटल जो कैनवस नीड होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr(l). एल हमें यहाँ पे गिवन है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है एंड हमारा टोटल जो कैनवस का एरिया है वो आ जाएगा। एंड कैनवस का एरिया आने के बाद हमने पूछी है उसकी कॉस्ट, तो हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 गिवन है, तो अगर हम टोटल एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एंड उसके अंदर सारी चीज़ें आपको गिवन है। कई बार होता है कि जो कॉनिकल पार्ट है उसका आपको हाइट गिवन होगी, स्लैंट हाइट नहीं गिवन होगी, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस लगा के भी उसकी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन थी तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है एंड उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है सबसे पहले कि तीन टाइप की मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला कि यूनिक सॉल्यूशन है, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एंड थर्ड कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसके अंदर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। तो हमें ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। मोस्टली पेपर में इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आता है या फिर नो सोल्यूशन आएगा अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है विच इज़ वेरी 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 इजी, बिकॉज के की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, a1/a2 को c1/c2 के इक्वल लिख सकते हो या फिर b1/b2 के इक्वल लिख सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो लिखिए। एंड सबसे के की वैल्यू सेम ही आएगी विच इज़ 2, तो इसका आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है इफ a एंड b आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b माइनस 2ab। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उससे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, रूट्स यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मतलब दो वैल्यूज आएंगी उनकी। तो दो वैल्यू आने में x की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं कि एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरी बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, -b/a। -b क्या है, जो इधर x का जो कोफिशिएंट है यानी कि -5 इसके अंदर गिवन है तो वो हो जाएगा b, एंड a है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है यानी अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। c जो होता है कांस्टेंट टर्म, जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c बोलते हैं, एंड a मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो a एंड b आर दी जीरोस, जीरोस यानी कि x की वैल्यू यानी कि अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके अंदर a एंड b की फॉर्म में दे रखा है, वैसे हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज जो है वो a एंड b है, तो हमें ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ दी जीरोस यानी कि a प्लस b कितना है, 5 है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो -b/a करके, यानी कि कोफिशिएंट्स करके आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस यानी a और b की वैल्यू कितनी है, 4। ओके,
तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले उनका एलसीएम ले लेते हैं, देन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है -27/4। सारा का सारा आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सब कुछ लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हाथों हाथ नोटबुक पे लिख लो इन सारे क्वेश्चंस को, उनके सोल्यूशन लिख लो और उनको रट्टा मार लो। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, यानी कि एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेकिन 30 सेकेंड के बाद उसका जो एंगल है एलिवेशन का वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, एंड वो कॉन्स्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है विच इज 3500√3 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। आपको ये पता होगा कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 30 सेकेंड, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस की उसने उस 30 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके अंदर अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। एंगल हमारा आएगा 30 डिग्री, ठीक है, आप देख सकते हो WAB 30 डिग्री आएगा, एंड हाइट हमें पता है कि 3500√3 है। तो इसकी हेल्प से पहले हम निकालेंगे AC की वैल्यू। AC में जो TAC एंगल था वो था 60 डिग्री। तो सिंपल हम टेंजेंट लगाते हैं, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का यूज करते हैं। टेंजेंट 60 लगाएंगे तो यानी TC/CA, जिससे हमारे पास CA की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 30 सेकंड के बाद जो एंगल था वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इधर हम टेंजेंट 30 लगाते हैं और कौन से ट्रायंगल लेते हैं, WBA। तो इसके अंदर टेंजेंट 30 क्या हो जाएगा, WB अपॉन में BA, ठीक है। तो हमें WB पता है क्या है, 3500√3, और हमें क्या निकालनी है, BA निकालेगी 10,500 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस हमें निकालना था BC, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना 30 सेकंड में। AC तो वो पहले से था, उतने पे तो पहले से उड़ रहा था, लेकिन 30 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है BC। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7000 मीटर, एंड स्पीड का फॉर्मूला हम लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 7000 बाय टाइम 30 सेकंड, और हमारा जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 233.33 मीटर पर सेकंड। आपको यूनिट्स जरूर ध्यान से लिखने हैं एक एक चीज़ के। आपको अगर आपको कोई भी यूनिट छोड़ देते हो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ के लिखने। अगला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उसके बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो इसके अंदर हमें x1 कितना है, a cos थीटा, a cos q यानी कि, और x2 कितना है, a sin q। तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी आखिर में वो ये होगी। एंड अगर हम इन सभी स्क्वेयर्स को खोलते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर जो 1 हो जाती है, एंड एक में आएगी -2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड एक में आएगी +2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, इसमें कट जाएंगे तो आखिर में सिर्फ आपके पास 2 बचेगा, तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा a√2, क्योंकि उसका अंडर रूट भी होता है, तो a√2। a हमने कॉमन ले लिया था वहां पर क्योंकि a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर को हम बाहर ले आए थे, तो a बन गया था और अंदर बचा था 2, तो उसका अंडर रूट हो गया, तो √2 आ गया। सो गाइज, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम। अगर आपको चाहिए कि मैं इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको सीखने को मिला, एंड आपको कौन से और सब्जेक्ट्स की इस तरीके से क्वेश्चंस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब